पैसे तो हैं। आज खबर मिली कि जो नई वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने 2 अरब रुपए के ये बुलेट प्रूफ टायर अपनी गाड़ी के लिए ख़रीदे हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ बियॉन्ड इंटरनल सिक्योरिटी, इट्स ऑलमोस्ट अ ग्लोबल सिक्योरिटी इशू, अ सिविलाइजेशनल इशू। तो ये तो नेशन स्टेट की बुनियादों के अंदर, उनके खून रगों के अंदर ये मसला ही नहीं। न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी, इवन ह्यूज बिग आइडियाज़, हमें नई सोच की ज़रूरत है, बिकॉज इस तरह तो काम नहीं चल सकता। लेटेस्ट एम्बिशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस की हद तक है, और उसमें पाकिस्तान ने ये वादा किया हुआ है कि हम 2030 तक जो भी बिजली की पैदावार है पाकिस्तान में, उसमें 60% बिजली जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग हाइडल। इस पे भी वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचने के लिए, ये 60% रिन्यूएबल एनर्जी में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 100 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जो कि पाकिस्तानी ख़जाने में मौजूद ही नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ resistant to the idea of a transition to renewable, just for these 2 reasons. It's a opposition of their monopoly, and secondly, the way our IPP contracts have been structured is it makes the government of Pakistan pay out more if we go towards solar. Hello and welcome to another episode of Timesglo podcast. Today I am pleased to have once again Mr. Rafay Alam, who is a lawyer and he is a specialist in environment law in Pakistan. Thank you so much for joining us once again, Mr. Rafay. Thank you so much for having me, Faisal. I was listening one of your podcasts, और उसमें आपने कहा कि जो environmental problems हैं या climate change है, nation states का जो concept है वो उसके अंदर ये problem बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि अगर देखें तो internationalism है, उसके थ्रू ये problem तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता था। सो क्या मेन प्रॉब्लम जो है नेशन स्टेट के स्ट्रक्चर में है कि इस तरह से जो स्टेट्स हैं आपस में बैठ के ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ, कुछ नेशन स्टेट्स देखिए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ बियॉन्ड इंटरनल सिक्योरिटी, इट्स ऑलमोस्ट अ ग्लोबल सिक्योरिटी इशू, अ सिविलाइजेशनल इशू। तो ये तो नेशन स्टेट की बुनियादों के अंदर, उनके खून रगों के अंदर ये मसला ही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कंसर्न। आई मीन इट शुड बी, बट द वे दैट नेशन स्टेट्स रिस्पॉन्ड वो ज़्यादातर जंग के थ्रू ही रिस्पॉन्ड करते हैं, डिप्लोमेसी एंड वॉर। अगेन क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स, और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन दैट। लेकिन क्लाइमेट चेंज अगर एक मुस्तकबिल का मसला है, उसको हल करने के लिए हमने दुनिया को 200 ममालिक में बांट कर आपस में कहते हैं जी आप लड़ झगड़ के इसका हल निकालें, which is a suboptimal way of addressing the problem. So yeah, it makes addressing climate change more challenging. So it requires new ideas to solve this problem. देखिए climate change it changes everything. It's everything change. ठीक है, सब कुछ तब्दील हो जाएगा, और जिन चीज़ों पे हम दुनिया अभी तक चलाते आ रहे हैं हम खुद ही देख लेंगे कि ये नाकाम रहेंगी। मुस्तकबिल में हमको नई चीज़ें ईजाद करनी पड़ेंगी। न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी, इवन ह्यूज बिग आइडियाज़, हमें नई सोच की ज़रूरत है, बिकॉज इस तरह तो काम नहीं चल सकता। हम जिस तरह फॉसिल फ्यूल इकॉनमी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कंज्यूमरिज्म, हमारी आदतें जो हैं, उससे तो क्लाइमेट चेंज बुरे से बुरा ही होगा। सो अनलेस वी रीथिंक दीज आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू मोरालिटी, अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अल्फाज हैं, दैट वी नीड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन वर्ल्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल infrastructure to address climate change. In interwar period, ये जो आइडियाज़ थे, जिन आइडियाज़ की हम बात भी कर रहे हैं, कि जो एक इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, उसमें ये था कि आपने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वो डिनाई भी करता था, और उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, पैन अरबिज़म के उसमें देखें, और भी बहुत सारे रीजनलिज्म का जो आइडियाज़ हैं, तो उसके अंडर भी आप समझते हैं कि इस तरह कुछ ना कुछ रीजनलिज्म के थ्रू भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि साउथ एशिया अंडर मैसिव थ्रेट है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या ये एक बैठ के मिल के, और यूरोप लेट्स से, क्योंकि हीट वेव्स जो हैं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फेस की गई हैं, तो उस चीज़ के थ्रू भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, या ग्लोबल कोई एक रीजनल का नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड, जो कि कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान है। आपके पास ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, आपके पास सार्क और EU है। इनमें से कोई काम करते हैं, कोई काम नहीं करते।
अब EU के अंदर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रेगुलेशंस काफ़ी होशियार हैं, although they to some extent countries have been rolling back on account of the Ukrainian war. SAARC में तो कुछ भी नहीं होता. SAARC की भी एयर पोल्यूशन की क्या कहते हैं एक तजावीज़ है, आई थिंक इट्स कॉल्ड द माले डिक्लेरेशन ऑफ 1998 और 1996, मगर नाकाम है. रीजनलिज्म ओनली वर्क्स अगर नीयत हो. यहाँ साउथ एशिया में उस कोऑपरेशन की नीयत मुझे नज़र नहीं आ रही, और उस वजह से मेरे ख्याल से यहाँ वो रीजनलिज्म शायद चले ना, unless you have leaders who have the vision to see that this is a problem and can only be addressed with a collective action. और वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा. कुछ हिंदुस्तान के मालियाती मसले कुछ और हैं, पाकिस्तान के कुछ और हैं, बांग्लादेश के कुछ और हैं. बांग्लादेश इज़ equally at risk, if not worse at risk of sea level rise. उनका तो पूरा जो खित्ता है वो पानी के नीचे आ सकता है, मगर चूंकि उनकी तैयारी इतनी ज़्यादा बेहतर है हमसे, देर far more resilient and less vulnerable to climate change than Pakistan. तो although we're in the same region, हमारे जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं. And I don't think anyone's been able to find a line in length that can bring all the countries in South Asia together on a climate platform yet. क्लाइमेट चेंज जो प्लैनेट को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ वो इंडस्ट्री की वजह से हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरह से कार्बन एमिशंस हुई सबसे ज़्यादा. अब लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतना डेवलप नहीं हो सकी. लाहौर में अगर देखें तो बहुत ही कम इंडस्ट्री है इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड नेशंस. Agreed. लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट तो होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोविड में देखें तो अगर इंडस्ट्री रुकती है, ट्रैफिक रुकता है, तो एक मैसिव चेंज आपको नज़र आता है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट जो है, जो नेचर है, वो रिकवर करना शुरू कर देती है. तो पाकिस्तान में लॉज तो अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान के बनने से पहले भी लॉज थे, लेकिन उन लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर है. वो तो आप भी उस चीज़ को बार बार रेस करते रहते हैं इस इशू को, कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान के लॉज या पाकिस्तान जिन लॉज इंटरनेशनल लॉज को साइन किया हुआ है, जिन इंटरनेशनल लॉज को साइन किया हुआ है, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने में मदद देते हैं या नहीं? देखिए, जब आप कोई बैनुल-अक़वामी माहदा साइन करते हैं, वो आपके मुल्क का कानून ऑटोमेटिकली नहीं बनता. माहदा साइन करके जो सफ़ीर होता है वो वापस मुल्क आता है, एंड देन द कंट्री हैज़ टू टेक अ स्टेप और मेजर, अ लेजिस्लेटिव स्टेप. कोई कानून बनाना पड़ता है या कोई नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है जिससे कहा जाए कि जी उस बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अब हम अमल करेंगे. सो इट्स नॉट जस्ट साइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इट्स देन दी what's called the ratification or adoption of those agreements locally that make them enforced. क्लाइमेट चेंज देखिए, मौसमी तब्दीली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और उससे जो दुनिया का ये माहौलियाती निज़ाम है वो ख़तरे में आ रहा है. ऑफ कोर्स इट्स कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इसमें एग्रीकल्चरल एमिशंस भी हैं और भी बड़ी चीज़ें हैं मौसमी तब्दीली के अंदर. मगर मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौलियाती कानून है, और चूँकि माहौल का मौजू जो है वो सूबाई सतह पे क्या कहते हैं डील किया जाता है, तो हमारे पास चारों सूबों में अपने माहौलियाती कानून है, और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी अपने ही माहौलियाती कानून है. अब इन कवानीन में जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि इन कानून से आपकी जो आलूदगी है उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं. आलूदगी किस चीज़ की? हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन, और गाड़ियों से जो आलूदगी निकलती है. अब ज़्यादातर जो ये सनतकार होते हैं, इनकी आलूदगी पानी की होती है और हवा की होती है, और जो हमारे ये जो रेगुलेशंस हैं जो इन आलूदगियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको लिमिट्स देते हैं कि इससे ज़्यादा आप पोल्यूशन पानी के अंदर नहीं फेंक सकते, इससे ज़्यादा हवाई आलूदगी आप नहीं कर सकते. एंड दैट्स द लिमिट ऑफ द लॉ. उससे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पोल्यूट करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, जिस कार्रवाई के नतीजे में सिर्फ पेनल्टी कानून में तस्वर की जाती है, उस पर शीलिंग का कोई अमल नहीं है. So that's the law as it stands, and if you don't like it has to be changed. We have a law that puts limits on industrial pollution and penalizes through fines those people who contravene the law. This doesn't necessarily promote renewable energies.
ये तो सिर्फ एक पाबंदी लगा रही है ना कि इससे ज़्यादा आपने आलूदगी नहीं करनी। अब देखें रिन्यूएबल एनर्जीज़ को सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए चंद मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए हैं। I'll start with अंडर द पेरिस एग्रीमेंट हमारी जो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है, ये 2016 का डॉक्यूमेंट है जो 2021 में अपडेट हुआ था। ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर मुल्क ने अपने जो आई थिंक द वर्ड्स आर ग्रेटेस्ट एम्बिशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस की हद तक है, और उसमें पाकिस्तान ने ये वादा किया हुआ है कि हम 2030 तक जो भी बिजली की पैदावार है पाकिस्तान में, उसमें 60% बिजली जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग हाइडल। और उसमें से जो है आई थिंक 15% of that 60% will be self-financed, and the other remaining percentage of renewable transition will be international financing. Because इस पे भी वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचने के लिए, ये 60% रिन्यूएबल एनर्जी में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 100 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जो कि पाकिस्तानी ख़जाने में मौजूद ही नहीं है। तो ये एक मसला है उस ट्रांजिशन का। बट द नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सेट्स ए टारगेट of how we want to reduce emissions and improve things like air pollution and move towards renewables, because ये renewables की बात हो रही है, इसमें पैसे काफ़ी लगेंगे और उसमें climate finance की ज़रूरत है। इससे हट के फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, उसमें अब अगर आप सोलर पैनल्स या रिन्यूएबल एनर्जी का इक्विपमेंट पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स या तो ज़ीरो लगता है या बहुत कम 1 or 2% लगता है फाइनेंसिंग, या काइबोर की फाइनेंसिंग होती है। तो वो भी एक इंसेंटिव है लोगों के लिए कि वो अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवाना चाहें, दे कैन गेट इट रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। तो ये ख़ास कानून नहीं है, ये पॉलिसीज़ हैं और ये टैक्स स्ट्रक्चर है कुछ, जिससे लोगों को एक इंसेंटिव दिया जा रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ आने का। तो ये छोटे छोटे इंसेंटिव्स हैं जिसके थ्रू पॉसिबल है। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी उस पैक के मुताबिक है जो पेरिस एग्रीमेंट है। नहीं, हमने कहा है कि जी बाकी हम करेंगे अगर हमें पैसे मिले। अच्छा हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो नहीं है, तो हम कह रहे हैं जो ये 60% हमने जो शिफ्ट करना है टू रिन्यूएबल एनर्जीज, उसमें 15% हम अपने पैसों से सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ, बाकी हमें बाहर से पैसे मिलेंगे तो हम करेंगे। तो बाहर से कुछ आया अभी तक? देखिए पाकिस्तान इज़ वन ऑफ लिटरली ओवर 100 लेस डेवलप्ड कंट्रीज फेसिंग द ब्रंट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस एंड कंट्रीज दैट रिक्वायर क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये काफ़ी लंबी लाइन है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए और कंपेटिटिव है। जो ममालिक प्रोजेक्ट फाइनेंस या क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बिड्स या प्रपोजल्स देते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट फंड को, दे हैव टू कम्पीट विथ अदर प्रपोजल्स एज वेल। ठीक है, तो इट्स नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्रपोजल, यू हैव टू स्टैंड आउट इन कॉम्पिटिशन, एंड देन यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू बी एबल टू स्पेंड दैट मनी एज वेल। तो जस्ट सेइंग कि जी पैसे मिल जाएंगे इज़ नॉट इनफ। इट्स वेरी डिफिकल्ट गेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस। प्रपोजल्स हमारे आप समझते हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ? हमारे एक तो देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड इनफ। आई डोंट थिंक वी हैव एनी प्रपोजल्स एज सच। पाकिस्तान को सिर्फ एक या दो दफ़े नहीं, वी गॉट अ हैंडफुल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, आई थिंक लेस देन 5 और अराउंड अबाउट दैट नंबर। एंड मोस्ट रिसेंटली आई थिंक पिछले साल WWF एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ $7 करोड़ मिले थे टू recharge groundwater, which is not $70 million is not a huge amount of money, but it's some money. और ये पैसे जो मिले थे ये 7 साल की कोशिश के बाद मिले थे। वो ना बड़ी लंबी लाइन है। और इस प्रोजेक्ट को लगने और इम्प्लीमेंट होने में 2-4 साल तो लगेंगे। क्लाइमेट चेंज में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है। मगर देखें पैसे तो हैं। आज खबर मिली कि जो नई वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने 2 अरब रुपए के ये बुलेट प्रूफ टायर अपनी गाड़ी के लिए ख़रीदे। You gotta stop doing this sort of stuff, बिकॉज एक तरफ आप ये हरकतें करते हैं, फिर बाहर जाके कहते हैं जी पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज, हमें पैसे दें, हमारे पास पैसे नहीं है। इधर आए जो यहाँ सब्सिडी दी जा रही है, क्या कहते हैं, शुगर वालों को सब्सिडी दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सब्सिडी दी जा रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। बाबूस की गाड़ी के लिए आई थिंक 2022 के फ्लड के साल में बाबूस की गाड़ियों की अपग्रेड गवर्नमेंट पंजाब $2 बिलियन
And also during the floods, the Air Force of Pakistan placed a $450 million order for fighter aircraft. भाई 3 करोड़ पाकिस्तानी बेघर थे फ्लड्स की वजह से, आप वॉर गेम्स और वॉर टॉयज खरीद रहे हैं. सो I'm sure we can get more out of renewable energy instead of relying on climate finance if we clean our own act up. ये हरकतें बंद करें. ठीक है, आप climate finance के बारे में बात करते हैं, you talk about pollution caused by industry and automobiles. तो शहरों में क्या हो रहा है? सिर्फ गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. पिछली केयरटेकर हुकूमत लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पिछली केयरटेकर हुकूमत ने लाहौर के अंदर कोई 10 अरब रुपए खर्चे थे अपने ड्यूरेशन के अंदर, ताकि गुलबर्ग से फेज 6 आप सिग्नल फ्री गाड़ी में जा सकते हैं. एंड कार्स आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एयर पोल्यूशन. फिर हम कहते हैं यार ये एयर पोल्यूशन कहाँ से आई है. फिर हम बाहर जाके कहते हैं हम बड़े वल्नरेबल हैं, हमें पैसे दें. भाई पैसे हैं, आप गलत चीज़ों में लगा रहे हैं. अगर अभी मैं आई हैव ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर्स टू रीच ओवर हियर एंड द रोड वाज एब्सोल्युटली फुल और देयर वाज इवन नो स्पेस फॉर द बाइक्स टू मूव अराउंड थ्रू द लाइंस. मैं परसों कसूर गया था और यहाँ से मेरे घर से कसूर तक सिर्फ एक सिग्नल है, वो मेरे घर के सामने. बाकी मैं कसूर सिग्नल फ्री जा सकता हूँ, मैं यहाँ से लेक सिटी सिग्नल फ्री जा सकता हूँ, मैं यहाँ से बहरिया टाउन लेक सिग्नल फ्री जा सकता हूँ. हमने अपने शहरों को और शहरों की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रियल एस्टेट डेवलपर्स को दे दी हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स की सहूलत के लिए इसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकें. भाई हम गरीब मुल्क हैं, ये गरीब शहर है, आप इस शहर के वसाइल उन अमीर लोगों तक सिर्फ पहुँचा रहे हैं. एंड यू आर क्रिएटिंग पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर पार्ट्स ऑफ लाहौर एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. तो ये हरकतें हमें रोकनी पड़ेंगी. वी नीड टू हैव प्रॉपर गवर्नेंस, क्लाइमेट गवर्नेंस, जहाँ पैसे हैं. देखें, रिन्यूएबल एनर्जी में जो ट्रांजिशन है, इस वक्त हमें मालूम है कि पाकिस्तान में सोलर और हवा से जो बिजली बनती है वो हर दूसरी किस्म की बिजली से सस्ती है, इंक्लूडिंग कोल एंड हाइडल. मगर इसके बावजूद हम IPPs साइन करते हैं, 30 साल के IPPs बैनुल-अक़वामी पार्टियों के साथ. उनको हम सॉवरन गारंटीज़ देते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के हम वादे करते हैं, जबकि हमारे पास सस्ता एक रास्ता है बिजली बनाने का. इसमें मैं समझता हूँ मसला जो है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट, बिकॉज सोलर कॉस्ट हैव ड्रॉप सो मच. एक ज़माना था 10 साल पहले सोलर महंगा पड़ता था, सो इट वाज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि ये सोलर महंगा है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि सोलर मौजूद नहीं है. मार्केट में आपको सोलर पैनल्स मिल जाएंगे, 0 या 1% पे इम्पोर्ट हो रहे हैं, वो भी मसला नहीं है. देयर इज़ रेजिस्टेंस इनसाइड द सिस्टम फॉर चेंज. अब मैं आपको 2 इसके एग्जांपल देता हूँ. एक तो जो हमारे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, लेस्को, ISCO, इस तरह की चीज़ें, इनका बिजनेस मॉडल ये ट्रांसमिशन लाइन से बिजली लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, फराहम करते हैं. एंड दे वर्क ऑन अ मोनोपोली मॉडल. जो लेस्को है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स लाहौर के इर्द गिर्द को 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बिजली फराहम करता है ऑन अ मोनोपोली मॉडल. इस मोनोपोली के खिलाफ अगर आप छत पे सोलर पैनल लगाएं, यू आर डायरेक्टली कंटेस्टिंग देयर बिजनेस मॉडल. उनका रेवेन्यू कम होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दीज पीपल आर इविल और एनीथिंग, बट अ बिजनेस जो बैलेंस शीट बंदा पढ़ता है वो कहता है सोलर नहीं लगना चाहिए. अब देखें, इफ यू वांट टू स्विच टुवर्ड्स ग्रीन मीटर, इट टेक्स सो मच टाइम एंड कॉस्ट. एंड वो रेट भी जो आपको देते हैं ग्रीन मीटर वाला, वो कंपेटिटिव नहीं है, वो डिस्करेज करने वाली चीज़ है. दैट्स बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस इन द सिस्टम. दूसरा, and this is also evidence of the fact that solar and wind and renewables are cheaper, there has been a sufficient uptake of solar produced electricity in Pakistan in the last 4-5 years. देहातों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, घरों में भी अब लोग बड़े-बड़े people are doing on their own. और इसकी वजह से जो हुकूमत पाकिस्तान IPP से बिजली लेती है उसका डिमांड कम पड़ रहा है. And what happens then is these IPPs have contracts with the government of Pakistan कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिजली ना ले, उनको फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं. अब अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कहा था कि सोलर का मसला ये है कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं IPPs को, वो सोलर की वजह से बढ़ रही हैं. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान itself is resistant to the idea of a transition to renewable just for these 2 reasons. It's a opposition of their monopoly, and secondly, the way our IPP contracts have been structured is it makes the government of Pakistan pay out more if we go towards solar.
तो ये जो है ना, इस तरह के आपको वो क्या होते हैं, रिंकल्स को आयरन आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक तो सोच और फिर पॉलिसी की ज़रूरत होगी। और मेरे ख्याल से we can make this transition. देखिए, the ice age didn't come to no sorry the stone age didn't come to an end because we ran out of stones. पत्थर तो आज भी आपको मिलते हैं। इसे दूसरे इस्तेमाल के लिए आपको एक धक्का चाहिए होता है, एक ट्रांजिशन की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रांजिशन के लिए हमारे पास वो सियासी क़ुव्वत धक्का देने के लिए अभी मौजूद नहीं है। चंद साल पहले जब आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ लेस्को, आई वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ लेस्को, तो उस वक्त मैंने घर में सोलर लगाया था। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था सोलर को प्रमोट करने के लिए। उस वक्त भी व्हीलिंग और ये क्या कहते हैं सेलिंग एक्सेस की मैं बात कर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। बिकॉज इवन दो आई वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मेरी कोई सियासी क़ुव्वत नहीं है। हमारे बोर्ड के बाद एक PMLN के सियासतदान चेयरमैन लेस्को लगे, ही हैड अ पॉलिटिकल क्लाउट। उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को को कहा कि आप ये फीड इन टैरिफ्स और व्हीलिंग करेंगे, एंड दैट्स व्हेन दे वर फोर्स्ड इनटू बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर यूनिट्स। So you need to have politicians with vision who push this resistance and iron out these wrinkles, and then we might have a quicker transition to renewables. So do you think that the commissions that are, आपको पता होगा, maybe you would have been part of any commission, तो वो कमीशन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आते हैं जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं? ये जो अदालती कमीशंस हैं, जुडिशल कमीशंस, देखिए, with varied effect. I've had the privilege of being on several commissions. I've worked with commissions as well. Some have delivered, some have not. मगर बुनियादी अजीब मुल्क है, ये अदालतों का काम नहीं। मैं यहाँ ज़रा थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ। अदालतों का काम है कि वो कानूनी सवाल के जवाब दें, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनकी एजुडिकेशन करें। It's not the job of the Lahore High Court to clean the water or clean the air. बड़ा अजीब मुल्क है हमारा। अदालतें हमारी पानी साफ़ कर रही होती है, फ़ौज हमारी खेती बाड़ी कर रही है, ठीक है, और हम दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, are there any sectoral laws in the industries जो के environmental regulations करें? We have the Factories Act, which looks at the environment inside the factory, कि वहाँ एयर शेयर जो है सर्कुलेशन हो, ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी बचाई जा सके। चारों सूबों में पिछले 4 साल के अंदर देयर न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, कानून बने हैं, अगेन लुकिंग एट द इनसाइड ऑफ द फैक्ट्री। बियॉन्ड दैट वी हैव एनवायरनमेंट, वो माहौलियाती कानून जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ आपको एयर, वाटर, नॉइज़ और ये ऑटोमोबाइल एमिशंस पे लिमिट्स लगाए गए हैं, कॉल्ड एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एंड देन बियॉन्ड दैट यू गॉट द पाकिस्तान पीनल कोड, जहाँ क्रिमिनल न्यूसेंस, अगर आप कोई एसिड या कोई करोसिव चीज़ किसी और के की ज़मीन पे फेंके और उनका लॉस हो तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। बट रियली बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग, really beyond that there's very little. So what are the environmental concerns that are associated with the textile industry in Pakistan? देखिए, टेक्सटाइल एक बहुत, you can't just say textile industry, because textile में there's spinning, there's dyeing, there's weaving, there's finishing, there are a lot of, you could spend a lifetime doing different parts of the textile industry and never go through the entire circle once. So you can't just say that. And same is the case with the paper industry. पेपर uses a lot of recycled, and वो recycled इस्तेमाल करते हैं, और पानी की pollution का एक मसला होता है। The paper industry has a water pollution issue. There are some pollution issues related to the textile industry depending on what part of the industry you're looking at. अब dyeing sector देख लें, dyeing के अंदर अगर जो chemical dyes हैं, अगर वो carcinogens हों, उनमें कोई एसिड्स हो, देन यू गॉट इमिशन प्रॉब्लम, बिकॉज वो जो कार्सिनोजेनिक डाइज हैं उनको जब आप बाहर फेंकते हैं तो वो पानी को आलूदा कर सकती हैं। सिमिलरली देयर कुड बी इशूज़ विथ एयर पोल्यूशन इफ़ इंडस्ट्री इज़ बीइंग इलेक्ट्रिफाइड यूजिंग सोलर पावर। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि 2010 से 13 में जो बिजली का बहरान गुजरा था, उसके नतीजे में एप्टमा जो है और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, इन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर इजाद किया, जहां टेक्सटाइल वाले जाकर सीखते थे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह लगा सकते हैं अपने यूनिट्स पे।
वो इसलिए कि एक तो बिजली का बहरान था, डीजल का रेट बहुत ज़्यादा था, एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन सोलर. सो आई नो मेनी टेक्सटाइल यूनिट्स दैट हैव इन्वेस्टेड इन सोलर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट्स. तो उनकी एयर एमिशंस जो हैं टू सम एक्सटेंट कम हो चुकी हैं. बट देन अगेन depends on what type of the aspect of the textile sector you're talking about. There could be pollution, there couldn't be pollution. एंड जो आप बात कर रहे थे उन्होंने रिन्यूएबल पे शिफ्ट किया एंड दे डिड इट ऑन देयर ओन. Yes, absolutely. कोई इंटरवेंशन नहीं थी बाय द गवर्नमेंट. नहीं, और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. ये कोई 10-1 साल पहले की बात है. 2015-16 में इंटरनेशनली जो बड़े ये बड़ी रिटेल स्टोर्स जो होती हैं, मेसीज, ज़ाराज, H&M, जहाँ चमड़े की चीज़ें मिलती हों, लेदर जैकेट्स, लेदर बैग्स, लेदर ट्राउज़र्स, उन्होंने इकट्ठे होकर मुआहदा किया कि जहाँ से हम चमड़ा लेंगे वहाँ मालियाती कवानीन पे अमल किया जाएगा. इट्स कॉल्ड द लेदर वर्किंग ग्रुप. एंड सो दिस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स गॉट टुगेदर एंड सेड whoever we're dealing with to buy leather for our products must comply with certain environmental regulations. This was not legal. This was just the purchasers of leather telling their vendors कि जी आप अपना काम ठीक करें. और ये जो conditions leather working group ने लगाई थी पाकिस्तान के हवाले से, अपने जो पाकिस्तानी कानून है उससे कई हद तक बढ़ के थी. तो जो पाकिस्तान में चमड़ा कम इस्तेमाल होता है. हम वर नॉट अ बिग लेदर जैकेट वेयरिंग कंट्री. ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट, जूते, बैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं. एक्सपोर्ट करते हैं. तो बड़े एक्सपोर्ट वाले जो थे वो चीख उठे कि जी ये क्या, हमारा कानून इधर, लेदर वर्किंग ग्रुप की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इधर. उन्होंने काफ़ी शोर वोर किया, हुकूमत से कहा कि जी लेदर वर्किंग ग्रुप को रोकें, हम बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे. बट देन द लेदर वर्किंग ग्रुप टर्न टू पाकिस्तान एंड सेड कि जी अगर आप अपना काम नहीं ठीक करेंगे हम हिंदुस्तान से चमड़ा उठा लेंगे. पाकिस्तान एंड इंडिया दे ह्यूज लेदर एक्सपोर्ट मार्केट्स. तो जो बड़ी पार्टीज़ हैं लेदर एक्सपोर्टर्स, सियालकोट और कराची में, उन्होंने सलूट करके कहा ठीक है. 5 साल गुजर गए. दे ऑल नाउ कंप्लाई विथ लेदर वर्किंग ग्रुप, ऑल ऑफ देम. दे डिड इट ऑन देयर ओन कॉस्ट, बट दे फाउंड दैट दे हैड एक्सेस टू ग्रेटर मार्केट्स. नन ऑफ देम इज पोरर फॉर डूइंग इट. इससे आपको कोई ये नहीं होगा कि आपका जो फाइनेंसेस है वो कम होंगे, बल्कि बेहतर होंगे, बिकॉज आपको मार्केट्स मिलेंगी ज़्यादा. मैं इस वक्त कसूर के टैनर्स के साथ काम कर रहा हूँ. कसूर में तो मशहूर है कि वहाँ की टैनरी बिजनेस की वजह से पानी आलूदा हो गया, बुरा हाल है. सियालकोट में थोड़े बहुत देयर आर सम एक्सपोर्टर्स इन सियालकोट एंड इन शेखुपुरा, मगर कसूर में ज़्यादातर देयर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ जिनके पास ना वसाइल ना ज़मीन है ट्रीटमेंट के लिए. बट दे आर वर्किंग हार्ड टू ट्राई एंड डेवलप और टू गेट देयर ट्रीटमेंट प्लांट वर्किंग, बिकॉज दे रियलाइज़ कि अगर वो कर सकते हैं उनको मार्केट बाहर मिल जाएगी. बिजनेसमैन को अच्छा पता होता है कि उनकी मार्केट क्या है और मार्केट डिमांड्स क्या हैं. इंटरनेशनल बायर्स वांट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड दैट्स व्हाई आवर एक्सपोर्टर्स बोथ टेक्सटाइल एंड लेदर comply with those demands that their consumers put on them. When we go to buy a pair of shoes here in Pakistan, we're not concerned कि जी क्रोम रिकवर हुआ था, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था या नहीं, हमें बस 300 रुपये का जूता चाहिए. So until the consumer here puts a demand on the industrialist कि मुझे ये चीज़ चाहिए, industrialist हिलेगा नहीं. अच्छा सर, what do you think are the incentives for these big corporations जिनका अभी आप एग्जांपल बता रहे थे कि उन्होंने ये स्टेप्स लिए? डंडा ही है. देखें, लेदर वर्किंग ग्रुप में जो रिक्वायरमेंट्स थी, you had to of course comply with environmental standards. They wanted to know what the supply chain for the leather was. And meeting each one of these criteria essentially meant that the industrialist had to spend a little money out of his pocket and lose a little bit of profit. There is no difference for an industrialist. Please, I hope this is not too abstract. I think about this all the time. There is no difference for an industrialist to when he is told by his buyer कि यार भाईजान आपने अपनी फैक्ट्री की फर्श को साफ रखना है, वर्सेस यार ये जो शर्ट बनाओगे ना इसमें छेद जो है आप यहाँ से यहाँ करें. इट मेक्स टेक्निकली नो डिफरेंस टू द इंडस्ट्रियलिस्ट. उसने फिर भी अपने वर्कर्स को कहना है कि मशीन को यहाँ से यहाँ करो या झाड़ू वाले से कहें यहाँ से यहाँ करें. फॉर हिम इट्स जस्ट चेंजिंग समथिंग स्लाइटली. उसमें थोड़ी सी कॉस्ट लगती है. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन meeting environmental standards
and changing some of the components of your production at a little bit of cost. So no, I don't think you need anything more than showing people where the profit is, and then after showing them that, डंडा, पूरा डंडा, यार ये लोग इतने पैसे कमाते हैं, आप लेदर से एक सेकंड हट जाए, लेदर की बहुत पोल्यूशन है, क्रोम की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एंड देयर अदर हैवी मेटल्स इन द लेदर बिजनेस एज वेल, बट दे स्पेशली द लेदर एक्सपोर्टर्स दे मेक लॉट्स ऑफ मनी. आप शुगर इंडस्ट्री को ले लें, शुगर इज़ अ ह्यूजली प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो जो शुगर मिल वाले हैं वो डिस्प्रपोर्शनली पोलिटिकली पावरफुल भी हैं, एंड द शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट पोल्यूटर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान. डंडा चलाओ, जितने ही अमीर तरीन पावरफुल लोग हैं इनसे कहो वो डंडे से ही सीखेंगे. यू हैव टू हैव लेजिस्लेशन दैट सेज नो, यू कैन नॉट रन अ यूनिट अनलेस यू डू दिस. इट्स दैट सिंपल. प्रॉफिट है, comply with the rules and then you can make your profit, but don't make a profit violating these rules. सर, आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम किया है या उसको ओवरलुक किया है? मुझे मौका नहीं मिला. मुझे ये एक दो कंपनीज थी दैट मेड फूड बट नॉट प्रोसेस्ड फूड. उनकी वैसे क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकती हैं रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग? तो नहीं, देखिए वो बिजली इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए. Other raw materials, there'll be meat, leather, there might be other things. They'll produce air pollution and they might produce water pollution. And as long as those pollutions are within the environment quality standards for the province, वो अपना काम कर सकते हैं. And by and large, जो बड़ी multinationals हैं या बड़ी companies हैं, they're very compliant with this. As a matter of fact, the big multinationals are now, if you go, I don't want to name any names, but जो fast moving consumer goods वाली बड़ी multinationals हैं, वो तो अब प्लास्टिक रिसाइकलिंग की तरफ आ रहे हैं. जो आपके शैम्पू बनाने वाले हैं वो तो कहते हैं कि जी अगले 5 साल में up to a quarter of the shampoo bottles will be made out of recycled plastic. वही बंदे अब कह रहे हैं कि जी जो भी हमारे पाकिस्तान में 4-6 प्लांट हैं जिससे शैम्पू बनता है या कॉफ़ी बनती है, या सॉरी कॉफ़ी नहीं, चॉकलेट या जूस बनता है, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से चला रहे हैं. अब वो कोयले से या तेल से नहीं चला रहे. So they're making, their own efforts to comply with the law and reduce their emissions. But that, of course, doesn't take away from the fact that processed food is bad for you. And you can't have juice with that much sugar in it because it will ruin your body. अच्छा सर, आपने बात की इस पूरी कन्वर्सेशन में अवेयरनेस की और लीगल एडवोकेसी की, कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी अमंग दी कॉरपोरेशंस या इंडस्ट्री, तो हाउ वुड इट बी बेनिफिशियल के वो शिफ्ट हो सकते हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी? देखिए, जो मेरा काम ये इंडस्ट्री या बिजनेस के साथ हुआ है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिट. ठीक है जी, सबसे बड़ी चीज़. और दूसरा अपना कंज्यूमर कस्टमर. तो कस्टमर अगर आवाज़ उठाएगा, कस्टमर कहेगा मुझे लेदर जैकेट चाहिए, वो लेदर जैकेट बनाएंगे. अगर कस्टमर ने शोर डाला कि जी लेदर जैकेट से क्रोम नहीं आना चाहिए, तो वो भी कर लेंगे. बट कस्टमर आवाज़ तो उठाए. एंड द अदर थिंग इज़ प्रॉफिट. दे लिसन टू प्रॉफिट. And so transitioning to renewables is actually a very good deal for them, because अब तो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री ये बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रही है. 1-1, 2-2, 3-3 मेगावाट के प्लांट लगते हैं सोलर के. सो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द ग्रिड. और इंडस्ट्री लगा रही है, डेयरी इंडस्ट्री लगा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रही है, स्कूल्स लगा रहे हैं. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दिन के वक्त चलते हैं, रात को चलते नहीं. सो दे वर्क ऑफ सोलर. सो दे आर aspects of Pakistani industry and commerce that are voluntarily moving towards renewables because it makes financial sense for them. So profit is a driver and customer preference is a driver of change. Sir, last question. हमारा जो nuclear waste है, वो how are we treating our nuclear waste? I really don't know the answer to that. I do know that under the law you cannot bring in न्यूक्लियर वेस्ट इनटू पाकिस्तान. ये किसी ने कोशिश की थी 90 की दिहाई के अंदर, जब हमारे पास माहौलियाती कानून नहीं था. वो खबर छपी थी कि कनाडा से न्यूक्लियर वेस्ट बलूचिस्तान के अंदर फेंका जाएगा. तो जस्टिस सलीम अख्तर सुप्रीम कोर्ट के जो थे उस वक्त, उन्होंने पाकिस्तान की आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सो मोटो एक्शंस लिया था इन द अर्ली 1990s, और वो शिपमेंट बंद कर दी. और उसके बाद पाकिस्तान में पाबंदी है, यू कांट ब्रिंग इन न्यूक्लियर वेस्ट. बियॉन्ड दैट
I would imagine nuclear waste would either have to be regulated by the Atomic Energy Commission, लेकिन उनके कानून मैंने देखे नहीं हैं. I do know that we have under environmental laws regulations, well, we have provisions regarding hazardous substances. And you could broadly argue that nuclear waste is a hazardous substance because of its corrosive and explosive nature. तो hazardous substances के हवाले से कानून के अंदर लिखा गया है कि सूबाई हुकूमतों को इख्तियार है कि वो hazardous substances के इस्तेमाल में जो भी rules और regulations हैं वो बना सकती हैं, ताकि जो hazardous substances, chemicals, pesticides, explosives, nuclear को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दी जाए बाय रूल्स कि वो किस तरह इस्तेमाल करें. ये इख्तियार सूबाई हुकूमतों को है. पाकिस्तान में आज सिर्फ एक सूबाई हुकूमत ने हैज़र्डस सब्सटेंसेस के रूल्स बनाए हैं, वो सिंध है. बाकी पाकिस्तान में रूल्स ही कोई नहीं है इनके हवाले से. सो आई होप दैट वी आर नॉट द वाइल्ड वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेस्ट इन पाकिस्तान. क्यों, आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी है? हमारे प्लांट कहाँ हैं? 3-4 कराची सिंध में हैं, 3-4 प्लांट, बाकी सारे कहाँ हैं? They're not that many. Thank God. That'd be very dangerous. ये यहाँ पे भी है ना मियाँ वाली के पास. जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं हमारी. हाँ, I actually, and also just across the border, is it Dera Ghazi Khan? Just across the Indus, Dera Ghazi. Yeah, Dera Ghazi Khan में भी है यूरेनियम enrichment plant. मुझे मौका मिला था, वहाँ के बार काउंसिल ने मुझे बुलाया था, दावत दी थी मौसमी तब्दीली के बारे में बात करने की. तो मैं गया, दो दिन गुजारे वहाँ. And I was shocked to hear that there is a, ये anecdotally, कोई रिपोर्ट्स नहीं, लोग मुझे बता रहे थे कि उस इलाके में, उस खित्ते में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको कैंसर हो गया because of the प्रॉब्लम है. Because I am from South Punjab, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है. These are issues, but I don't know if our जो लोग इन तरह की चीज़ों को देखते हैं, whether they are concerned with the radiation and its effects on civilians, bloody civilians. एक और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ गया है, वो ये है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो प्रोविंसेस के जो लॉज हैं सारे के सारे, वो प्रोविंसेस ने उनको इनेक्ट कराना है. हैज़ इट बीन डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोविंसेस टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज? अगर फेडरेशन के पास होता, सेंटर में ये चीज़ें होती, तो दे वुड हैव डन इट बेटर. Okay, this can be a bit controversial. Not at all. I mean, I've heard arguments both ways. माहौल जो था वो, it was on the concurrent list before the 18th amendment, which meant वफाक और सूबे दोनों उस पर कानून साजी कर सकते थे. It just so happened कि वफाक नहीं किया था. 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबे ने हमने मालियाती कानून बना दिए, no problem. But देखें, I think having different environment laws for different provinces is important, because बलोचिस्तान में कोस्ट लाइन है, KPK में है ही नहीं. ठीक है, पंजाब में एग्रीकल्चर है, it's very different from the situation in Sindh. So every province has its own. I mean, Punjab is far more industrialized than KP और KPK. KPK और बलोचिस्तान. तो यहाँ के मालियाती मसले ही और हैं, तो उनका कानून थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए. So I don't see any difficulty in that, but there are plenty of other subjects that were devolved and no one had any problem with them. Labor used to be on the concurrent list, वो आ गया है सूबों के पास. अब जो लेबर यूनियंस है वो सूबाई सतह पे रेगुलेट होती हैं, कोई मसला नहीं. हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स जो होती हैं वो भी अब देर ऑल प्रोविंशियल, वो तो खैर 18वीं तरमीम से पहले भी थी. सो जो भी सरकारी प्रोक्योरमेंट होती है वो सूबाई कानून के तहत होती है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. आवर एजुकेशन शुड बी प्रोविंशियल एज वेल, ऑल्दो ये कोशिश तो की थी सब नेशनल गवर्नेंस की वजह से, सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से कोशिश तो की थी और नाकाम रहेगी. बिकॉज देखें, पंजाबी KPK में पश्तो, you know, the language, the culture is different. So I don't see it being a difficulty. It's just a question of accepting that ये अब सूबे की जिम्मेदारी है, अब सूबा इस पे पैसे लगा के इस पे कार्रवाई करे, हुक्मरानी करे. Thank you so much, Mr. Rafay Alam, for your time. Thank you, Faisal. Wonderful having you.